गुड एमसी फ्रेंड्स, गुड एमसी। आप सभी लोगों का आज बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। मेरा नाम देवेंद्र मौर्य आईएमसी से। और आज हम लोग यहाँ पर किसानों के बारे में बात करेंगे, खेती बाड़ी के बारे में बात करेंगे और हम ये जानेंगे, जैसा कि आज सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्सेस केमिकल फार्मिंग। तो आज हम सर इस बातों पर बहुत ध्यान देंगे कि हमारे लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों जरूरी है। अगर हम देखें आज के टाइम में तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो केमिकल फार्मिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बिल्कुल भी वो अवेयर नहीं हो रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर हम ये जानेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए बेहतर है और हमारे किसानों के लिए बेहतर है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। गुड एमसी, मैं एक बार आप सभी लोगों को गुड एमसी कहना चाहूंगा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 70% जनसंख्या जो है वो गांव में रहती है। और जो हमारे किसान भाई हैं वो हमारी जीडीपी में यानी कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में 23% का कंट्रीब्यूट करते हैं, जो एक बहुत बड़ी चीज है। हमारी जो देश की जनसंख्या है, अगर हम देखें तो हमारे देश की जनसंख्या काफी ज्यादा है। 70% जनसंख्या किसी न किसी रूप से कृषि से वो जुड़ी होती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे किसानों की, तो वो सीधा सीधा खेती बाड़ी पर ही निर्भर रहते हैं, उसी पर वो डिपेंड है। साथ ही साथ अगर हम देखें जो आज खेती हो रही है, जो हमारे किसान भाई आज खेती कर रहे हैं वो मॉडर्न खेती कर रहे हैं। आज हम ये जानेंगे कि हमारे देश की आजादी से पहले हमारे किसान भाई किस तरह की खेती करते थे और अभी किस तरह की खेती करते हैं। अगर हम बात करें तो पहले हमारे देश आजादी से पहले हमारे जो किसान भाई थे वो बोरानी खेती करते थे। और बोरानी खेती की अगर हम बात करें तो इसका मतलब यह है कि किसान 6 महीने खेती करता था और 6 महीने खेतों को खाली रखता था। और जब किसान खेतों को खाली रखता था तो उस समय पर वो अपने खेतों में पोषक तत्व को डालता था, गोबर की खाद के रूप में, सड़ी गली चीजों के रूप में। यहाँ पर गोबर की खाद के डालने का मतलब सिर्फ यही था कि वो अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों को डाल सके। और फिर उसके बाद जब वो 6 महीने खेती करता था तो उसका मकसद ये था कि वहां से वो अनाज को ले सके। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं प्रकृति का नियम है गिव एंड टेक। जब तक हम जहां पर देंगे नहीं तब तक हमें वहां पर नहीं मिलेगा। लेकिन ये बोरानी खेती हमारे देश में आजादी से पहले और आजादी के काफी समय बाद तक होती रही। लेकिन हमारे देश में 1960 के दशक में हरित क्रांति आई। और हरित क्रांति हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इसकी वजह से ही आज हमारे किसान भाई इतनी बेहतर खेती कर पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि हरित क्रांति में ऐसी क्या क्या चीजें थी जिनकी वजह से आज हमारे किसान भाई इतनी बेहतर खेती कर पा रहे हैं। रासायनिक, अगर हम पहली चीज देखें तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, मतलब इसमें क्या हुआ कि जो हमारे किसान भाई थे उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बारे में पता चला। और वैज्ञानिकों ने इसको एक रेशियो में बोला कि इसको 2:4:1 के रेशियो में इस्तेमाल करना है, ताकि जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता है वो बनी रहे और बेहतर रहे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो उन्नतशील बीज का प्रयोग भी ज्यादा से ज्यादा होने लगा। सिंचाई की सुविधाओं पर बहुत ज्यादा काम होने लगा। साथ ही साथ पौधों के संरक्षण पर यानी कि बीज के संरक्षण पर। और हमारे किसान भाई उस समय पर बहुफसलीय कार्यक्रम करने लगे। आज अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज किसान क्या करता है, एक फसल काटता है और दूसरी फसल लगा देता है। तो इस तरह से वो साल भर लगातार फसलें लेता रहता है। साथ ही साथ आधुनिक कृषि में यंत्रों का उपयोग जैसे ट्रैक्टर है और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का उपयोग होना शुरू हुआ। साथ ही साथ जो मिट्टी है उसकी भी टेस्टिंग शुरू हुई कि मिट्टी में हमारे कौन कौन से पोषक तत्व हैं और जो पोषक तत्व हैं उन्हीं को दिया जाए। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि हरित क्रांति में हमारे किसानों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 तरह के मुख्य पोषक तत्वों को केमिकल के रूप में तैयार किया गया, जिसको आज हम यूरिया और डीएपी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ कीटनाशक दवाओं का भी उपयोग होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई आज बहुत अच्छी फसल की पैदावार ले पा रहे हैं।
तो हरित क्रांति का अगर हम उद्देश्य देखें तो ये था क्योंकि उस समय पर हमारे देश की जरूरत भी थी, हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी और हमारे पास खाद्यान्न के जो अनाज थे वो उतनी उपयुक्त मात्रा में नहीं थे, हमें दूसरे देशों से अनाज को मंगाना पड़ता था। तो इस वजह से भी अगर हम देखें तो हमारे लिए हरित क्रांति की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो हरित क्रांति में अगर हम देखें तो इसको हमारे देश में इस पर काम करने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने इसको हमारे पूरे देश में फैलाया और इस पर काम करना शुरू किया। तो हरित क्रांति की वजह से ही आज जो हमारा देश, हमारे किसान इतनी अच्छी पैदावार कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, वो हरित क्रांति की ही देन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, हरित क्रांति 1960 के दशक में आई और जब हरित क्रांति आई तो उस समय पर क्या था कि ये हमारे देश के लिए वरदान था क्योंकि हमें इसकी जरूरत थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जो वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया था यूरिया डीएपी को डालने का तरीका, वो किसान जो है अधिक फसल की पैदावार के लिए उसकी मात्रा को दिन ब दिन बढ़ाते चले गए। और आज हम अगर यहाँ पर देखें तो आज हमारे देश के जो किसान हैं वो बहुत ज्यादा अपने खेतों में यूरिया और डीएपी की मात्रा को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह से अगर हम देखें तो आज बहुत सारी परेशानियां भी हमारे किसान भाइयों को आ रही हैं। तो हम ये जानेंगे कि हरित क्रांति की वजह से हमारे देश में अनाज के उत्पादन में क्या परिवर्तन आया। अगर हम देखें अनाज के उत्पादन में परिवर्तन बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारा जो देश है, ये जो हमारे पास कृषि योग्य भूमि है, हम दूसरे नंबर पर पूरे विश्व में आते हैं और हमारे देश में सिंचाई के साधन सबसे बेहतर हैं क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश को नदियों का देश भी कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो अनाज के उत्पादन में हमारे देश ने, हमारे किसानों ने हमें गेहूं और धान की पैदावार के मामले में नंबर 2 पर कर दिया। तो आज हम बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, उगा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो तिलहन की फसल के मामले में हम तीसरे नंबर पर आते हैं पूरे विश्व में। साथ ही साथ गन्ना और मूंगफली की पैदावार के मामले में हम पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चाय की फसल के मामले में हम पूरे विश्व में नंबर 1 पर आते हैं और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के बारे में अगर हम देखें तो हम पूरे विश्व में 4th नंबर पर आते हैं। तो आज जो है हमारा किसान वो आत्मनिर्भर हो चुका है। आज हम दूसरे देशों को गेहूं और चावल निर्यात करने लगे हैं और विश्व के निर्यात बाजार में हम टॉप 10 में आते हैं, जहां पर हमारा स्थान 8वां स्थान है, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आज हमारे किसानों के पास बहुत सारी संभावनाएं भी हैं कि जहां पर हम सेकंड नंबर पर है वहां पर हम फर्स्ट नंबर पर आ सकते हैं और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर हम देखें तो सब्जियों के उगाने के मामले में पूरे विश्व में हम सेकंड नंबर पर आते हैं और फलों को उगाने के लिए हम पूरे विश्व में 3rd नंबर पर आते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। प्लस हरित क्रांति की वजह से हमें फायदा मिला, लेकिन वहां पर किसानों ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज को ध्यान दिया। वो किन चीजों का ध्यान दिया? हमने सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान दिया। हम क्वांटिटी बढ़ाने में लगे रहे, यानी कि हमारी अनाज की पैदावार सिर्फ बढ़े और कहीं ना कहीं हमने क्वालिटी को पीछे छोड़ दिया। तो अगर देखें तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में हमारे किसानों के लिए। ये बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे हम अपनी क्वालिटी को बेहतर करें। साथ ही साथ अगर आज के टाइम में हम देखें तो आज हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वो लगातार कम होती जा रही है, दिन ब दिन कम होती जा रही है क्योंकि शहर बड़े हो रहे हैं। खेती योग्य भूमि पर वहां पर कॉलोनियां बन रही हैं, वहां पर सड़कें बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या आज ये है कि हम जो हमारे जमीन कम हो रही है, हमारे खेत कम हो रहे हैं, हम वहां पर कैसे अपनी फसल की पैदावार को और ज्यादा बेहतर करें। प्लस अगर देखें तो सबसे बड़ा कंसर्न आज के टाइम में एक बहुत बड़ी चुनौती है, केमिकल खाद ही हमारे लिए चुनौती बन गई है कि क्या हम केमिकल खाद से बेहतर खेती कर पा रहे हैं। हम क्वांटिटी को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारे जो मिट्टी है, हमारे खेत की मिट्टी है, वो लगातार बीमार होती जा रही है और कहीं ना कहीं इससे पूरा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है और साथ ही साथ हम प्रभावित हो रहे हैं। और इसी वजह से हमारे किसानों की जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर किसानों की परेशानियों के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमें किसानों की परेशानियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम आईएस एग्रो प्रोडक्ट को किसान के पास लेकर के जाते हैं तो हमें किसानों के बारे में, उसकी खेती के बारे में
जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम उसके अपने प्रोडक्ट की सहायता से हमारे किसान भाइयों की हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर उनको फायदे पहुंचा सके, उनकी फसल की पैदावार को हम बढ़ा सके। तो यहाँ पर हम किसानों की परेशानियों के बारे में जानेंगे कि आज जो हमारे किसान की परेशानियां हैं वो क्यों हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। अगर देखा जाए आज के टाइम में, तो मुख्य रूप से जो हमारे किसानों की परेशानियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ रासायनिक खेती की वजह से ही वो सारी की सारी परेशानियां हैं। क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी इन्वेस्टमेंट, उनकी जो लागत है, उनका निवेश है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और वो निवेश कहां पर कर रहे हैं, किस तरह से निवेश कर रहे हैं, अगर हम देखें तो वो सबसे ज्यादा रासायनिक खादों पर ही अपना निवेश करते हैं। रासायनिक खादों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे, साथ ही साथ बहुत सारे कीटनाशक दवाइयों पर, जहरीली जहरीली, महंगी महंगी, और वो उनका खपत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब किसान अपने खेतों में यूरिया यानी कि रासायनिक खाद को अपने खेतों में जब वो अधिक मात्रा में डालता है तो उसकी फसलों में रोग भी बहुत ज्यादा आते हैं। और होता क्या है कि उसका इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं होता है, इस वजह से रोग जो होते हैं वो ज्यादा आते हैं। और अगर हम रोगों की बात करें तो किस तरह के रोग आते हैं, फफूंदी वाले रोग लगते हैं, बैक्टीरिया की वजह से रोग लगते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे कीड़े जो होते हैं वो फसलों पर अटैक करते हैं। अगर हम देखें, जब हमारे पास रासायनिक खाद्य, रासायनिक कीटनाशक दवाएं नहीं थी तो किसान करता था, या हमारे जो एग्रीकल्चर था, वो खेती थी, उसकी व्यवस्था क्या थी। अगर हम बात करें गॉड गिफ्ट की, तो ऊपर वाले ने पहले से ही हमारे मिट्टी में, हमारी फसलों में सारी चीजों को बैलेंस करके रखा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, यहां पर अगर हम देखें तो हमारी जो फसल है, जो हमारी मिट्टी है, उसमें दो तरह के कीड़े होते हैं। एक वो कीड़ा होता है जो हमारे लिए हानिकारक होता है, जो फसलों को खाता है, हानिकारक होता है, जिसको आप बोल सकते हैं वेज कीड़ा। एक दूसरा कीड़ा वो होता है जो हमारी फसलों को खाने वाले कीड़े को ही खाता है, जिसको हम बोलते हैं लाभदायक कीड़ा, और जिसको हम बोल सकते हैं नॉन वेज कीड़ा। तो ये दो व्यवसाय थी, लेकिन जब किसान अपने खेतों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि हमें किस कीड़े को नष्ट करना है। वो दोनों तरह के कीड़े को नष्ट कर देते हैं, और उससे होता क्या है, कीड़ों में इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है उस कीटनाशक दवा के प्रति। शुरुआत में जब कीटनाशक दवाएं आई तो इनका उपयोग बहुत ही कम मात्रा में होता था, और जब इनका उपयोग हमने शुरू किया तो बहुत सारे कीड़े नष्ट हुए, लेकिन कुछ कीड़े बच गए, और उन कीड़ों ने उस दवा के प्रति अपने इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को और ज्यादा बेहतर किया, और उससे एक नई जनरेशन, ताकतवर जनरेशन तैयार की। फिर उसके बाद हमारी कंपनियों ने और भी क्या किया, हमने उस कीड़े को मारने के लिए केमिकल की मात्रा, कीटनाशक जहर की मात्रा को हमने बढ़ाया, ताकि हम उस पर कंट्रोल कर सकें। और आज दिन ब दिन उसकी मात्रा बढ़ती ही जा रही है, जो हमारे पर्यावरण को, हमारी मिट्टी को, और साथ ही साथ हमारे सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। तो यहाँ पर रोगों से लड़ने की क्षमता बेहतर करने के लिए आज के टाइम में हम बायोपेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना शुरू किया है, वैज्ञानिकों ने। साथ ही साथ जब किसान अपने खेतों में ज्यादा यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल करता है तो मिट्टी जो होती है वो लगातार सख्त होती जाती है, मिट्टी हार्ड हो जाती है, कड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से किसान अपने खेतों में पानी डालता है तो पानी अंदर तक नहीं जाता है, और वो वाष्पीकरण से उड़ जाता है, और जिसकी वजह से किसान को अपने खेतों में बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उसका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट, उसका खर्चा भी बढ़ता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हमारे खेत की मिट्टी, अगर हम देखें तो किसान क्या कर रहा है, वो खेत की मिट्टी में ही वो सारी चीजें करता है, उसी में जुताई करता है, उसी में बीज लगाता है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो उसमें वो खाद डालेगा, उसी में पानी डालेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हरित क्रांति आई तो वैज्ञानिकों ने यह बताया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये जो तीन तरह के मुख्य पोषक तत्व हैं, इनको एक रेशियो में डालना है, 2:4:1 के रेशियो में, ताकि जो हमारी मिट्टी है उसकी गुणवत्ता है उसकी बनी रहे। साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने खेतों में हरी खाद का प्रयोग करें, गोबर की खाद का प्रयोग करें, ताकि जो हमारी मिट्टी है उसकी गुणवत्ता लगातार बनी रहे। लेकिन हमारे देश के किसानों ने क्या किया,
अधिक लालच में उन्होंने केमिकल की मात्रा को बढ़ाते गए, यूरिया और डीएपी की बहुत सारी दवाओं को वो बढ़ाते गए, इसलिए क्योंकि हमारी फसल की पैदावार बढ़ेगी। और हमारी फसल की पैदावार बढ़ी भी, लेकिन जो हमारी मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारी मिट्टी को रिसाइकिल करते हैं, हमारी मिट्टी को फिर से नया बनाते हैं, फिर से उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, उन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं को ही नष्ट कर दिया। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो केचुआ, केचुए की अगर हम बात करें तो केचुआ पहले आज से 20 साल 30 साल पहले हमारी मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में हुआ करते थे, और केचुए को किसानों का मित्र कीड़ा भी कहा जाता है। ये हमारी मिट्टी को भुरभुरा करता है, उसको नम बनाता है, और साथ ही साथ हमारी मिट्टी में उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन आज क्या हुआ कि जैसे ही किसानों ने अपने खेतों में यूरिया की मात्रा, डीएपी की मात्रा बढ़ाई, या आप कह सकते हैं केचुए के खाने में जहर की मात्रा बढ़ाई, और केचुए सारे के सारे नष्ट हो गए। केचुओं को तो हम देख सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हमारी मिट्टी में होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, और उनकी भी संख्या लगातार आज कम होती जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हरित क्रांति आई थी, तो वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि हमारी मिट्टी को उसको टेस्ट करवाना चाहिए, मिट्टी का परीक्षण करवाना चाहिए, ताकि हमारी मिट्टी में ये पता चल सके कि कौन से पोषक तत्वों की कमी है। हमारे किसानों ने उसको उतना नहीं अपनाया। आज के टाइम में अगर हम किसान की बात करें तो वो अपनी मिट्टी की जांच नहीं करवाता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मिट्टी को मापने का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं पीएच वैल्यू। हमारी मिट्टी के लिए पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका एक स्केल होता है, इसका एक पैमाना होता है जो 0 से लेकर के 14 तक होता है, और अगर इसका पैमाना 6 से 7 के बीच में होता है तो हमारी मिट्टी स्वस्थ होती है, यानी कि उसका पीएच मान नॉर्मल होता है। इसको हम पीएच मान को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही साथ अगर उसका स्केल 6 से कम है तो हमारे मिट्टी अम्लीय होगी, एसिडिक होगी, और इसका मतलब यह है कि हमारे जो किसान भाई हैं अपने खेतों में बहुत ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाता है तो हमारी मिट्टी एसिडिक एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन का मतलब होता है कि हमारी मिट्टी में किसान अपने खेतों में बहुत ज्यादा डीएपी का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहां पर अगर हम मिट्टी की जांच करवाते हैं, मिट्टी का परीक्षण करवाते हैं, तो हमारे किसान भाई ये जान सकते हैं कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों को डालना है और कौन से पोषक तत्वों को नहीं डालना है। तो इस तरह से वो अपनी मिट्टी का सुधार कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, अगर हम देखें तो हम लोग आज बहुत ज्यादा बीमार हैं। वो इसलिए बीमार है क्योंकि हम मिट्टी में बहुत ज्यादा केमिकल डाल रहे हैं, और कहते हैं कि हमारा शरीर भी कहीं ना कहीं मिट्टी का ही बना हुआ है। तो अगर हमें अपने शरीर को, यानी कि इस मिट्टी को स्वस्थ रखना है, तो हमारे जो खेत की मिट्टी है उसको भी स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम उसी की सहायता से स्वस्थ रह सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई हैं वो अपनी परेशानियों को दूर करके वो अधिक उपज भी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किसानों की परेशानियों की का कारण क्या है, किसकी वजह से आज हमारे किसान भाई इतने परेशान हैं, और किसकी वजह हमारे किसान भाई फिर से खुशहाल हो सकते हैं। तो यहाँ हम बात, रासायनिक खेती ही सबसे बड़ा आज के टाइम में हमारे किसानों का सबसे बड़ा परेशानी का कारण है। अगर हम देखें तो आज के टाइम में जो हमारे किसान भाई हैं वो प्रमुख रासायनिक उर्वरक क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। यूरिया इस्तेमाल करते हैं। यूरिया के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि व्हाइट कलर का होता है, और किसान इसको खेतों में नाइट्रोजन के लिए डालता है, और आज के टाइम में किसान हमारे बहुत अधिक मात्रा में इसका इस्तेमाल करने लगे हैं और हर एक फसल पर करते हैं। साथ ही साथ यहां पर हम देखें तो डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी, सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट, साथ ही साथ पोटास बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये सारे के सारे केमिकल बेस्ड होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा केमिकल की मात्रा होती है, और इनको इसलिए डालते हैं किसान भाई ताकि हमारी फसल की पैदावार को बेहतर कर सके। यही हरित क्रांति में हमें मिला। साथ ही साथ अगर हम रासायनिक कीटनाशक दवाइयों की बात करें तो किसान अपने खेतों में खरपतवार नाशक डालता है,
फफूंदीनाशक डालता है और कीटनाशक डालता है, जो बहुत अधिक मात्रा में डालता है। और साथ ही साथ इनकी अगर हम बात करें तो ये हमारी फसलों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, ये जहर होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कीड़ों में, खरपतवार नाशक में आज के टाइम में साल दर साल उसकी अंदर जो जहर है उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि कीड़ों में ये गॉड गिफ्टेड होते हैं और उनके अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है और फिर उनसे, उस दवा से उनको कोई असर नहीं होता है। तो इसी वजह से जहर की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। आइए जानते हैं कि रासायनिक खेती की वजह से हमारे किसान भाइयों को कहां-कहां पर परेशानियां होती हैं और इसका दुष्प्रभाव होता है। सबसे पहला, मिट्टी जो उर्वरक क्षमता है उसको ही कम कर देता है। साथ ही साथ जो किसान भाई हमारे खेतों में यूरिया डीएपी की मात्रा को डालते हैं, वो जब बारिश होती है तो वो बह करके वो नदी नालों में जाते हैं, हमारे पानी के स्रोतों को प्रदूषित करते हैं, जिससे वो भी हमारे शरीर में ही आते हैं। और साथ ही साथ किसान को अधिक खेतों की जुताई भी करनी पड़ती है अगर वो रासायनिक खेती करते हैं तो। साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे पर्यावरण पर बहुत ज्यादा इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। और साथ ही साथ जो हमारे खेतों में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी संख्या भी लगातार कम होती जाती है, उनका विनाश हो रहा है। और अगर हम पशुओं की बात करें तो आज इसी रासायनिक खेती की वजह से आज हमारे पशु भी बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, क्योंकि उनके भी चारों में बहुत ज्यादा जहर की मात्रा जा रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो किसान जो है अपने खेतों में बहुत ज्यादा स्प्रे करता है, उससे हमारा वायु प्रदूषण होता है और साथ ही साथ हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि इन सारे दुष्प्रभाव को अगर हो रहे हैं हमारे साथ में, हमारे किसानों के साथ में, तो क्या हमारे किसानों को रासायनिक खेती करनी चाहिए? अगर हम देखें तो उनका आंसर यही होगा कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे किसान भाई हैं इसको 50 साल से लगातार यूज कर रहे हैं। उनको यही पता, उनको ये पता ही नहीं है कि हम किस तरह से हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पर जो हमने बताया, तो दुष्प्रभाव अगर हम देखें तो यहाँ पर इस पिक्चर से आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल अगर हम देखें तो जब किसान अपने खेतों में पेस्टिसाइड डालता है, रासायनिक खाद डालता है, बारिश आती है, वो बह करके नदी नालों में जाता है, वो जमीन के पानी में भी जाता है और जिससे वो पानी अगर हम पीते हैं तो हमें दुष्प्रभाव होता है। और साथ ही साथ जो जलीय जंतु होते हैं, जो भी पर्यावरण में जीव जंतु हैं, उन सभी को ये नुकसान पहुंचता है। साथ ही साथ जो हम बात कर रहे थे कि पशुओं को भी जहरीला चारा मिलता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ, सही बात है। किसान जब अपने पशुओं के लिए बहुत सारे चारे लगाता है तो उसमें वो कीटनाशक दवाइयों को डालता है, रासायनिक खाद को डालता है और उस चारे के सहारे से पशुओं में जाता है और जो दूध से हमारे शरीर में आता है, हमारे बच्चों को यही दूध मिलता है जिसमें बहुत सारे केमिकल और पेस्टिसाइड की मात्रा होती है। तो क्या हमें ये करना चाहिए? ये आज के टाइम में हमारे किसानों के पास भी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर हमें रासायनिक खेती नहीं करनी है या नहीं करना चाहिए, अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें करना क्या चाहिए? तो आइए जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें जैविक खेती करनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जैविक खेती में हमारे आईएमसी के जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो हम जानेंगे कि जैविक खेती होती क्या है। जैविक खेती क्या है कि जहां पर हम कम से कम रासायनिक उर्वरक के उपयोग करें या फिर बिल्कुल ना करें, उसको हम बोलते हैं जैविक खेती। और ये हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और साथ ही साथ जो फसलों का उत्पादन है, जो यील्ड है, उसको भी बढ़ाने में मदद करेगा। तो जैविक खेती का मतलब बहुत ही सिंपल है, या फिर हम लिमिट पर केमिकल को डालें या फिर बिल्कुल ना डालें। इससे फायदा क्या होगा कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई हैं उनकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। तो आइए जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, हमें अपनी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको है, हमें रासायनिक चीजों के इस्तेमाल को रोकना है और साथ ही साथ हमें जैविक नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है। हमें बैक्टीरिया से संबंधित खेती करनी है,
जो हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को अपने आप बढ़ाया जा सके। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैविक नाइट्रोजन होता क्या है। अगर हम देखें तो हमारे किसान भाई पहले क्या करते थे कि वो तरह तरह की फसलें लगाते थे, लेकिन आज क्या कर रहा है किसान, सिर्फ एक तरह की फसलें लगा रहा है। वो क्रॉप रोटेशन नहीं करता है, गेहूं लगाता है, धान लगाता है, गेहूं लगाता है, धान लगाता है। लेकिन पहले क्या होता था, किसान दलहनी फसलें लगाता था अपने खेतों में। तो उसका फायदा क्या होता था कि दलहनी फसलों के जड़ों में एक गांठ होती है जिसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम। और उस बैक्टीरिया का काम क्या होता है, ये हमारी हवा की नाइट्रोजन को लेकर के हमारे मिट्टी में भरता है, जिसको हम बोलते हैं जैविक नाइट्रोजन, जो जैविक खाद का काम करता है। और ये हमारी मिट्टी की रिसाइकलिंग भी करता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जब किसान दलहन की फसल के बाद कोई और फसल लगाता है तो उसमें यूरिया की मात्रा ना के बराबर डालने की जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ ये हमारी मिट्टी में हरी खाद का भी काम करता है और हमारी मिट्टी को अधिक से अधिक पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने में मदद करता है। साथ ही साथ जैविक खेती करने के से फायदा क्या होगा कि जो हमारे पशु हैं उनकी भी देखभाल हो जाएगी, उनको भी जो चारा मिलेगा उसमें किसी भी तरह की केमिकल की मात्रा, पेस्टिसाइड की मात्रा नहीं रहेगी। और साथ ही साथ ये हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित होगा और हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा सुरक्षित होगी। तो आइए जानते हैं कि जैविक खेती से हमें लाभ क्या क्या होगा। यहां पर अगर हम देखें तो जो हमारे किसान भाई हैं उनकी दृष्टि से क्या लाभ होगा। भूमि की जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, साथ ही साथ पैदावार बढ़ेगी, प्लस जो किसान अपने खेतों में बहुत ज्यादा सिंचाई कर रहा है। सिंचाई करने का मतलब अगर हम देखें तो आज के टाइम में किसान खेतों में रासायनिक खाद डाल रहा है, उसकी वजह से मिट्टी लगातार सख्त होती जा रही है। तो यहां पर जो हमारे किसान भाई हैं, मिट्टी को जैविक खेती से लाभ क्या होगा कि मिट्टी हमारी भुरभुरी होगी, हमारी मिट्टी नर्म होगी, उनका जो अंतराल है वो बढ़ जाएगा। जैसे अगर वो महीने में 4 सिंचाई कर रहे थे तो उनको 2 ही करना पड़ेगा। तो पानी मैक्सिमम, पानी का जो वास्तविकरण से इतना उड़ जाता है उसको भी उड़ने नहीं देगा। साथ ही साथ रासायनिक खाद पर जो निर्भरता है, आज किसान जो डिपेंड है रासायनिक खाद पर, वो भी उनकी कम हो जाएगी। साथ ही साथ उनकी लागत भी कम हो जाएगी और साथ ही साथ जो हमारी फसल की उपजाऊ क्षमता है वो भी बढ़ेगी। अगर हम मिट्टी की दृष्टि से कि हमारे खेतों को, हमारी जो मिट्टी है उसका क्या लाभ होगा, जैविक खेती से लाभ क्या होगा कि जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता है उसमें सुधार आएगा, जो हमारी मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता है वो ज्यादा बढ़ेगा और साथ ही साथ जो वाष्पीकरण हो रहा है वो भी कम होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जैविक खेती से हमारे किसान भाइयों को और हमें कितना ज्यादा लाभ होगा। और साथ ही साथ अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें कि हमारे पर्यावरण में क्या फायदा करेगा, तो अगर हम देखें तो आज सबसे बड़ी बात क्या है कि किसान अपने खेतों में यूरिया डीएपी डाल रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी लगातार सख्त हो रही है और जो बारिश का पानी है वो मिट्टी में हमारे अंदर तक, यानी कि जो जमीन के अंदर का पानी है वहां तक नहीं पहुंच पाता, पानी बह करके सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। तो ये हमारे जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको भी सुधारने में मदद करेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो जमीन में पानी है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ जो कचरे हैं, जो गोबर की खाद है, उसको हम जैविक खाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे तो हमें बीमारियां भी कम होगी जो कूड़ों कचरों से फैलती है। साथ ही साथ जो फसल के उत्पादन है उसमें लागत भी कम होगी, किसानों को रासायनिक खाद भी कम डालना पड़ेगा और साथ ही साथ उनके आय में, यानी कि उनकी जो आय होगी उसमें वृद्धि होगी, वो बढ़ेगी, लागत कम होगी, पैसे कम लगेंगे और उनको फायदा अधिक होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जैविक उत्पाद की, जैविक अनाज की अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आज बहुत बड़ी मांग है। प्लस अगर हम देखें तो हमारे देश में भी इसकी बहुत बड़ी मांग है। तो यहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं गुणवत्ता के मामले में भी, अगर हम जैविक खेती करते हैं हमारे किसान भाई, तो हम गुणवत्ता के मामले में भी ऊपर आएंगे और हमारे अनाज को, हमारे फलों को, सब्जियों को इंटरनेशनल मार्केट में भी एक बहुत अच्छी स्थान मिलेगा। तो जैविक खेती के लाभ के बारे में हमने जाना। तो जैविक खेती इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारी जो सेहत है, हमारी सेहत भी बेहतर रह सके। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो जैविक खेती का ही है। आज नहीं तो कल हमें मजबूरी में ही, लेकिन हमें जैविक खेती को अपनाना पड़ेगा।
अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हो चुकी है एक राज्य जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, सिक्किम। सिक्किम में पूरी तरह से जो केमिकल फर्टिलाइजर है और साथ ही साथ जो केमिकल पेस्टिसाइड है वो पूरी तरह से बैन है। प्लस वहां के जो किसान भाई हैं वो भी अपने खेतों में इतने जागरूक हो गए हैं कि वो अपने खेतों में यूरिया और डीएपी की मात्रा को नहीं डालते हैं, वो यूज नहीं करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर इसी तरह से आज नहीं तो कल हमारे सभी प्रदेशों में, देश के सभी प्रदेशों में ये होगा, क्योंकि ये हमारी मजबूरी बन जाएगी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज जो हमारे फसलों पर इतने रोग लगते हैं उनको हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं जैविक की सहायता से। तो यहां पर हम जानेंगे कि बायो पेस्टिसाइड होता क्या है या बायो कंट्रोल क्या होता है। तो आज के टाइम में अगर हम देखें जो सबसे बड़ी बात है कि हम प्रकृति से ही ऐसी चीजों को लेते हैं और उनको अपनी फसलों पर यूज करते हैं ताकि हमारी फसलों पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, उनको हम कंट्रोल कर सकें। साथ ही साथ अपनी फसल को हम सारे तरह के पोषक तत्व भी दे सकें और हमारी फसल का जो इम्यून सिस्टम है उसको भी हम बेहतर कर सकें। और इससे फायदा क्या होगा कि हमारे पर्यावरण को, हमारी मिट्टी को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर हम देखें तो हमारी फसलों में कौन सी, किस वजह से ज्यादा बीमारियां होती हैं, किसकी वजह से ज्यादा बीमारियां लगती हैं, बात करें जीवाणु की, तो इनकी वजह से हमारी फसलों में बहुत ज्यादा नुकसान हो, करीब 70% यह फसल पहुंचाने का काम करते हैं। और हम अपने प्रोडक्ट करते हैं और हमारे किसान भाई हैं उनकी फसलों में जो रोग लग रहे हैं उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम जानेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से, ये जैविक खेती की सहायता से हमारे किसानों को क्या क्या अवसर मिलता है। पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, लागत कम होती है, ये फसल के लिए उपयोगी होते हैं और लंबे समय तक ये काम करता है। साथ ही साथ ये मनुष्यों के लिए यानी कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही ज्यादा सुरक्षित होता है और ये सालों साल तक प्रभावी रहता है और उपज में सुधार भी आता है। तो हमने जाना कि केमिकल खेती, रासायनिक खेती बेहतर है या फिर जैविक खेती बेहतर है। आप सभी लोगों को क्लियर होगा कि रासायनिक खेती हरित क्रांति में तो आया, लेकिन ये आज हमारे लिए अभिशाप हो गया है। इसकी वजह से ही आज हम परेशान हैं, हम इतने बीमार हैं। प्लस अगर हम देखें तो पिछले 50-60 सालों में हमारी जो औसत आयु है वो भी कम हो गई है। किसकी वजह से? रासायनिक खेती की वजह से। तो आज हमें हमारे किसानों को अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और जैविक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रदेश की गवर्नमेंट हो, आज किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि वो जैविक खेती को अपनाएं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे एनजीओ भी इस पर काम कर रहे हैं, प्लस कंपनियां भी इस पर काम कर रही हैं। और अगर हम देखें तो हमारी कंपनी इस पर काम कर रही है कि हमारे किसान भाई जैविक खेती को अपनाएं। तो आइए जानते हैं कि हमारे किसान भाई हमारे प्रोडक्ट की सहायता से जैविक खेती को कैसे अपना सकते हैं और कैसे अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो पेश है आप सभी लोगों के सामने हमारा जो आईएमसी के उत्पाद है एग्रीकल्चर रेंज। तो जानेंगे कि हम कैसे हमारे ये प्रोडक्ट हमारे किसानों की फसल की पैदावार को बेहतर करेंगे और कैसे उनको जैविक की तरफ लेकर के जाएंगे, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि ये हमारे पर्यावरण के लिए कैसे होंगे और हमारी सेहत के लिए कैसे होंगे। तो हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो आप सभी लोग जानते हैं जैसा कि हमारा पहला प्रोडक्ट जिसका नाम है हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर। तो ये प्रोडक्ट हमारे किसान भाइयों को जैविक में योगदान देगा, बिना केमिकल की खेती करने में मदद करेगा। केमिकल की मात्रा कम करनी पड़ेगी अगर हम इसको यूज करते हैं। और अगर हम अपने प्रोडक्ट की बात करें तो ये 100% ऑर्गेनिक है और ये नेचुरल चीजों से यानी कि प्राकृतिक चीजों से ही मिलकर के बना हुआ है। तो हम यहां पर देखेंगे, हम जानेंगे कि ये किन इंग्रेडिएंट से बना है। तो आप देखें तो इसमें एलोवेरा है, इसमें लेबेरी है, इसमें नीम है, आंवला है और साथ ही साथ काऊ यूरिन है जो प्रकृति से ही लिया गया है। और ये हमारे किसानों के लिए, हमारे फसलों के लिए वरदान है, ये जैविक है। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे इसको हमें इस्तेमाल करना और ये क्या फायदा करेगा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए जैसे बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स,
एमिनो एसिड की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी फसलों के लिए इन सभी चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ये हमारा प्रोडक्ट भी, एग्रो ग्रोथ बूस्टर भी हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व देने में मदद करेगा। तो कैसे देगा? एलोवेरा की अगर हम बात करें तो एलोवेरा एक कंप्लीट फूड माना जाता है। ये पूर्ण पोषक तत्व होता है जो हमारे फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व देने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल होता है, जो हमारे फसलों में बहुत ज्यादा जो रोग लगते हैं उनको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा, जैसे जीवाणु से संबंधित, बैक्टीरिया से संबंधित, साथ ही साथ फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उनको रोकने में मदद करेगा और हमारी फसल को बेहतर करने में मदद करेगा। यहां पर अगर हम देखें तो लेहबेरी में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इसमें विटामिन होते हैं, इसमें एमिनो एसिड होते हैं और इसमें 24 तरह के मिनरल्स होते हैं जो हमारी फसलों के लिए, हमारे फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। नीम की अगर हम बात करें तो नीम के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि इसको बायो पेस्टिसाइड के तौर पर प्राचीन काल से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें गुण होता है कि कीड़ों को नष्ट करने की इसमें क्षमता होती है, और साथ ही साथ ये एंटी बैक्टीरियल भी होता है। तो ये हमारे फसलों में, हमारी मिट्टी में जो बहुत सारे कीड़े हैं, हानिकारक कीड़े हैं, कीड़ों के अंडे जो पत्तों पर रहते हैं, उनको नष्ट करके हमारी फसल को बेहतर करने में मदद करेगा। साथ ही साथ आंवला की अगर हम बात करें तो आंवले के बारे में हम जानते हैं कि ये विटामिन सी का एक बहुत रिच सोर्स होता है। एक विटामिन सी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो हमारे फसलों के इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा, और साथ ही साथ हमारी फसलों को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाने में मदद करता है। आगे चलते हैं, जो पांचवी चीज है इसमें जो वो है गौमूत्र। गौमूत्र की अगर हम बात करें तो इसमें 3 तरह के मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसा कि हमने जाना था कि हरित क्रांति के टाइम पर 3 पोषक तत्वों को ही किसान वैज्ञानिकों ने केमिकल के रूप में तैयार किया और इन्हीं को डाला जाता है यूरिया और डीएपी के रूप में। तो हमारा यहाँ पर गौमूत्र से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हमारे फसलों को मिलेगा, जिससे हमारी फसल स्वस्थ रहेगी। तो आइए जानते हैं नाइट्रोजन का काम क्या होता है, पोटास का क्या काम होता है, फास्फोरस का क्या काम होता है। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ठीक है जी। तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन क्या काम करता है, हमारे पत्तों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, मतलब हरे रंग को बढ़ाएगा। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके हमारे पौधों को भोजन देना, उनको ग्रोथ करना, उनको हरा भरा रखना, फूलों को विकास करना, फलों को विकास करना। साथ ही साथ अगर हम देखें फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस का काम क्या होता है, ये जड़ों को बढ़ाने में मदद करता है, प्लस टिलरिंग का काम करता है। आपने देखा होगा किसान एक गेहूं का बीज लगाता है लेकिन उसमें कई सारी शाखाएं निकल आती हैं, तो ये शाखाओं को बढ़ाने में मदद करता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें पोटास की तो पोटास का काम है हमारे फसलों को स्ट्रेंथ देना, मजबूती प्रदान करना, ताकि हवा तेज से चले तो वो गिरे नहीं। प्लस इसमें कैल्शियम भी है, और कैल्शियम को कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का। मतलब हमारी मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हैं उनको पत्तियों तक, उनको फूलों तक, उनको फलों तक ले जाने का काम कैल्शियम करता है। और ये काऊ यूरिन से हमें हमारे इस प्रोडक्ट की सहायता से हमारी फसलों को ये मिलता है। और साथ ही साथ ये हमारी मिट्टी की जो भौतिक गुण हैं उनको भी बेहतर करने में मदद करता है। जो हमारे किसान भाई इतने सालों से लगातार केमिकल को उपयोग करते आ रहे हैं उनको भी धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा। तो हमारा ये प्रोडक्ट एक शक्ति वर्धक है, फूल उत्तेजक है, मतलब ये फूल को ज्यादा बेहतर करने में मदद करेगा, ज्यादा से ज्यादा फूल लाने में मदद करेगा। प्लस ये हमारे फलों के लिए भी बहुत बेहतर होगा, और साथ ही साथ हमारी फसल में रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी देता है, जिससे हमारे हमारी जो फसल है वो ज्यादा मजबूत बनती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अपने इस प्रोडक्ट की तो इसको हम हर एक तरह की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान अनाज की फसल लगा रहा हो, या फूल की खेती कर रहा हो, या बागवानी की खेती कर रहा हो, या दलहन कर रहा हो, या तिलहन कर रहा हो, वो किसी भी तरह की खेती करता है उसमें हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है, हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। इसको हमें शुरुआत से इस्तेमाल करना है। कब इस्तेमाल करना है, जब किसान खेत को तैयार कर रहा होगा तब से।
अगर हम देखें तो अब किसान पहला काम क्या करता है? पहला काम करता है वो अपने मिट्टी को तैयार करता है, जुताई करता है, उसके बाद वो बीज लगाएगा, उसके बाद वो क्या करता है? पानी डालेगा, उसके बाद वो अपने खेतों में खाद डालेगा, उसके बाद किसान जब फसल बड़ी होगी तो उसमें जरूरत पड़ने पर छिड़काव करेगा। तो हमें अपने इस प्रोडक्ट को शुरुआत से इस्तेमाल करना है। शुरुआत में इस्तेमाल करने के लिए तरीका इसका बड़ा आसान है। हमें 1 एकड़ में इसको अगर करना है तो हमें 500 ml की बॉटल लेना है एग्रो ग्रोथ बूस्टर की, और कम से कम 50 से लेकर के 100 किलो तक गोबर की खाद लेनी है। उसमें इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको हमें खेतों में बिखेर देना है। जुताई से पहले, जुताई के बाद, या बुआई से पहले, या बुआई के बाद। और जब ये हमारी मिट्टी में पहुंचेगा तो हमारी मिट्टी के लिए 4 तरह के फायदे करेगा। पहला, हमारी मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है उसको नॉर्मल करने में मदद करेगा। दूसरा, जो हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम हो रही है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। तीसरा, हमारी मिट्टी में जो भी रोग कारक हैं, फफूंदी है, बैक्टीरिया है या कीड़ों के अंडे हैं, उनको नष्ट करने में मदद करेगा क्योंकि इसमें नीम है। और साथ ही साथ जो हमारी मिट्टी है, इतने सालों से जो किसान अपने खेतों में यूरिया डीएपी डालता रहा है, उसको भी धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा। तो इस तरह से हम यहां पर अपने इस प्रोडक्ट की सहायता से मिट्टी का सुधार कर सकते हैं, अपनी मिट्टी का उपचार कर सकते हैं। दूसरा, जब किसान अपने खेत में बीज लगाता है तो इसको हम बीज के उपचार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज के उपचार में इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें 1 किलो बीज लेना है, उसमें डालना है 2 ml एग्रो ग्रोथ बूस्टर को और मिक्स कर देना है, फिर कुछ घंटे के लिए रखना है। उसके बाद इसको हमें खेतों में बुआई कर देनी है। इससे फायदा क्या होगा कि सीड का जर्मिनेशन अच्छा होगा और साथ ही साथ जो हमारे बीज हैं उसमें किसी तरह का रोग भी नहीं लगेगा। तो जर्मिनेशन अच्छा होगा, स्वस्थ जर्मिनेशन होगा, स्वस्थ बीज उगेगा तो पौधा भी स्वस्थ बनेगा और पैदावार भी स्वस्थ होगी। साथ ही साथ हमारे किसान भाई हमारे इस प्रोडक्ट को स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे में इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। जैसे ही हमारी फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है, हमें वहां पर इसको छिड़काव करना है। हमें क्या करना होगा? हमें 15 लीटर की टंकी लेनी है और उसमें 40 से 50 ml तक हमें एग्रो ग्रोथ बूस्टर को डालना है और अपनी फसल को स्प्रे कर देना है। जब हम स्प्रे करेंगे और ये हमारी फसलों पर जाएगा तो हमारी फसलों पर सारे तरह के पोषक तत्व देगा, प्लस हमारे फसलों पर जो रोग होंगे, फंगल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, उनको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से हमारे जो किसान भाई हैं वो मिट्टी को सुधार सकते हैं, मिट्टी को बेहतर कर सकते हैं, साथ ही साथ जो फसल है उसका प्रॉपर ग्रोथ कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। प्लस अगर हमारे किसान भाई यूरिया डीएपी अगर डाल रहे हैं तो यूरिया और डीएपी की मात्रा को भी कम कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी मात्रा जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट टाइम केमिकल यानी कि रासायनिक खाद की जो मात्रा है हमें सिर्फ और सिर्फ 30% ही कम करनी है, उससे ज्यादा कम नहीं करना है। और 30% पहली बार कम करेंगे, सेकंड टाइम जब किसान खेती करेगा तो 10% और कम हो जाएगा, थर्ड टाइम जब करेगा तो 10% और कम हो जाएगा। यानी कि करीब करीब 2 से 3 साल में हमारे किसान भाई जैविक खेती पूरी तरह से कर सकते हैं, एक लिमिट में केमिकल को डाल करके और बेहतर जैविक खेती करेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी लागत कम होगी, उनकी मिट्टी का सुधार होगा और फसल की पैदावार बेहतर होगी और साथ ही साथ वो स्वस्थ भी रहेंगे क्योंकि उनको एक स्वस्थ अनाज मिलेगा। तो इस प्रोडक्ट को हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आइए जानते हैं कि हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है एग्रो एक्टिवेटर, ये हमारे किसानों को जैविक खेती में कैसे ये लाभ पहुंचाएगा। तो हम यहां पर बात करेंगे एग्रो एक्टिवेटर की। तो एग्रो एक्टिवेटर के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा 1/2 लीटर की बोतल में है, 500 ml की बोतल में है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये ना ही किसी तरह का खाद है और ना ही किसी तरह का ये छिड़काव है। ये एक गुणवर्धक स्प्रे है जिसका काम है किसी भी चीज की क्षमता को बढ़ाना, और ये मल्टीपर्पज होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान अपने खेतों में कुछ भी डाल रहा हो, चाहे वो यूरिया डाल रहा हो, चाहे वो डीएपी डाल रहा हो, या फिर सिंचाई करने जा रहा हो, या फिर वो कीटनाशक दवाइयां डाल रहा हो, फफूंदी नाशक दवाइयां डाल रहा हो, वो सभी चीजों में इसको इस्तेमाल करके वो उन चीजों का वो बेहतर से बेहतर लाभ ले सकता है और फसल की पैदावार को बढ़ा सकता है। ये सिलिकॉन बेस्ड होता है। सिलिकॉन बेस्ड का मतलब क्या होता है?
कि ये नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होता है, एक एडजुवेंट होता है, मतलब ये गुणवर्धक स्प्रे है। हमें करना क्या है, किसान जो भी अपने खेतों में डाल रहा है उसमें हमें इसको मिलाना है ताकि हम उसकी कार्य क्षमता को बेहतर कर सकें। तो आइए जानते हैं कि ये काम कैसे करेगा। इसका काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने देखा होगा जब किसान किसी भी तरह का छिड़काव करता है, स्प्रे करता है, तो काम क्या करता है, 15 लीटर की टंकी लेती है और उसमें कीटनाशक दवा को घोल करके वो खेतों में स्प्रे करता है। और वो घोलता है किसमें है, पानी में। और जब वो पानी जब उस दवा को घोल करके स्प्रे करता है तो ये हमारे पत्तों पर बूंद के रूप में कुछ इस तरह से रुक जाता है। और हवा तेज चलने की वजह से या बारिश की वजह से ये बूंद यानी कि दवा की जो बूंद है वो पूरी की पूरी तरह से धुल जाती है और बिल्कुल भी दवा का असर नहीं हो पाता है। और किसान का जो नंबर ऑफ स्प्रे होता है वो बढ़ जाता है। जहां पर वो 2 स्प्रे करता था वहां पर वो 4 करता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस दवा का असर नहीं होगा तो किसान का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, जिसको अधिक से अधिक स्प्रे करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कुछ सब्जियों में, जैसे बैंगन है, भिंडी है, उसमें किसान को बहुत ज्यादा छिड़काव करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि दवा का असर नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही हम उस घोल में, उस पेस्टिसाइड की घोल में एग्रो एक्टिवेटर डालेंगे तो ये करेगा क्या कि ये बूंद बनने की जो प्रक्रिया है उसको ही नष्ट कर देता है, जिससे बूंद पूरी तरह से पत्तों में फैल जाती है और पत्तों के ऊपरी परत में चली जाती है, जिससे दवा का असर पत्तों पर लंबे समय तक बना रहता है और किसान को कम से कम छिड़काव करना पड़ता है। मतलब उसका जो नंबर ऑफ स्प्रे होता है वो कम हो जाता है। तो इससे किसान की लागत भी कम होगी, किसान की मेहनत भी कम होगी। साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई हैं इस प्रोडक्ट को इरिगेशन पर्पज से यानी कि सिंचाई के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। और इसको सिंचाई के लिए उपयोग करने से भी बहुत ज्यादा लाभ होता है। सिंचाई में किसान अपने खर्चों को 50% तक कम कर सकता है। साथ ही साथ अगर किसान यूरिया डाल रहा है या डीएपी डाल रहा है तो उसमें भी ऐड करके ये बेहतर फसल की पैदावार ले सकता है। तो आइए जानते हैं हमें इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए किसान कीटनाशक कर रहा है या फफूंदीनाशक कर रहा है, या फिर अगर हमारा किसान एग्रो ग्रोथ बूस्टर अगर स्प्रे कर रहा है तो हमें करना क्या होगा, 15 लीटर की टंकी में दवा को घोल लेना है और उसके बाद 5 से 10 ml उस टंकी में एग्रो एक्टिवेटर को ऐड कर देना है और फिर उसके बाद छिड़काव कर देना। जब छिड़काव करेगा तो क्या होगा, पत्तों पर दवा पूरी तरह से फैलेगी और पत्तों के ऊपरी परत में अंदर तक जाएगी, जिससे दवा का असर लंबे समय तक हमारे पत्तों पर बना रहेगा और किसान का जो नंबर ऑफ स्प्रे है वो कम हो जाएगा। जैसे अगर किसान मान लीजिए बैगन की खेती करता है और उसमें वो टोटल सीजन में 10 बार स्प्रे करता है, तो इसको डालने के बाद उसको सिर्फ 5 से लेकर के 6 स्प्रे ही करना पड़ेगा। उसका करीब करीब 3 से लेकर के 4 स्प्रे कम हो जाएगा। अब आप सोचिए अगर उसका नंबर ऑफ स्प्रे कम होगा तो खेतों में केमिकल भी कम गया, उसकी लागत भी कम हुई और साथ ही साथ किसान की मेहनत भी कम हुई और हमारी मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, हमारी मिट्टी भी बेहतर रहेगी। तो इस तरह से हमारे किसान भाई किसी भी तरह का छिड़काव करते हैं, कीटनाशक, फफूंदीनाशक या फिर एग्रो ग्रोथ बूस्टर को स्प्रे करते हैं तो 15 लीटर की टंकी में हमें इसको 5 से 10 ml ऐड करना है। या फिर अगर किसान खरपतवार नाशक जिसको हम बोलते हैं घास फूस मारने की दवा, अगर उसमें इसको ऐड करता है तो वहां पर इसकी मात्रा हमें 20 ml 15 लीटर की टंकी में लेना पड़ेगा। फिर इसको हम मिक्स करके अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। आपने देखा होगा किसान जो खरपतवार नाशक स्प्रे करता है वो कई बार करता है, 2 से 3 बार। अब आप यहां पर देखें तो अगर इसको ऐड करेगा तो उसको सिर्फ 1 बार करना पड़ेगा। अब यहां पर आप ये देख रहे हैं कि यहां पर हमारे इस प्रोडक्ट की सहायता से जैविक खेती करने में कितनी सहायता मिलेगी। यहां पर केमिकल की मात्रा हमारे प्रोडक्ट की सहायता से जो किसानों के खेतों में जा रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हम अपने किसानों को जैविक खेती की तरफ लेकर के जाएंगे, उनकी मिट्टी का सुधार करेंगे, उनकी लागत को कम करेंगे, उनकी फसल की पैदावार को बेहतर करेंगे और उनकी पैदावार में, उनके अनाज में केमिकल की मात्रा कम होगी तो हमारे उनके शरीर में भी और हमारे शरीर में जो इतना सारा केमिकल आ रहा है वो भी कम होगा।
तो हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की सहायता से हमारे जो किसान भाई उनको मदद कर सकते हैं जैविक खेती के लिए। साथ ही साथ जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस प्रोडक्ट को हम सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंचाई में इस्तेमाल करने का इसका जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, और इसको जो इरिगेशन पर्पज से अगर हम करते हैं तो जो हमारा किसान है वो 50% तक अपने खर्चों को कम कर सकता है अगर वो सिंचाई में इस्तेमाल करता है। तो सिंचाई में इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है। हमें 160 ml से लेकर के 200 ml तक एग्रो एक्टिवेटर को लेना है 1 एकड़ के खेत के लिए, और कम से कम 80 लीटर पानी में इसको घोल लेना है। और घोलने के बाद हमें जिस खेत में पानी डालना है, इरिगेट करना है, वहां पर इसका हम छिड़काव कर देंगे। और फिर 12 घंटे के बाद उसमें हम पानी डालेंगे। 12 घंटे का हमें गैप करना है ताकि हमारी मिट्टी में ये अच्छी तरह से मिल जाए, अपनी मिट्टी में ये ज्यादा अच्छी तरह से अपने प्रभाव को दिखा सके, जो इसकी खासियत है उसकी क्षमता को बढ़ा सके, ताकि पानी मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा समय तक रुका रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको पानी में मिक्स करके डालना है। अगर किसान स्प्रे नहीं कर पाता है तो वो मिट्टी में भी मिलाकर और गोबर की खाद में भी मिलाकर खेतों में डाल सकता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि 12 घंटे के अंतराल पर ही है। जैसे अगर किसान को सुबह सिंचाई करनी है तो शाम को डाल देगा, अगर शाम को सिंचाई करनी है तो सुबह डाल देगा, और 12 घंटे के गैप के बाद वो खेतों में पानी डालेगा। जब वो पानी डालेगा अपने खेतों में, तो पानी जब जैसे ही खेतों में जाएगा और इसके संपर्क में आएगा तो पानी तेजी से फैलेगा और मिट्टी में पानी अंदर तक जाएगा। ये करता क्या है, हमारी मिट्टी की जो पानी सोखने की क्षमता होती है, यानी कि जल धारण की जो क्षमता होती है, या फिर आप कह सकते हैं सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है, जिससे हमारी मिट्टी में पानी लंबे समय तक बना रहता है और साथ ही साथ पानी को वाष्पीकरण होने से भी रोकने में मदद करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मियों में पानी बहुत तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है, तो उसको भी रोकने में मदद करेगा। यह हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा, जिससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होगी और किसान के खेत में पानी लंबे समय तक बना रहेगा। सिंपल एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें तो अगर किसान अपने खेतों में महीने में 4 बार सिंचाई करता था तो उसको 2 बार ही सिंचाई करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी 50% जो पानी का खर्चा है वो बच जाएगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, जब इसको हम खेतों में पानी डालेंगे, अगर कोई खेत मान लीजिए 10 घंटे में भरता था एक ट्यूबवेल से, तो वहां पर वही खेत 6 से 8 घंटों में भर जाएगा, क्योंकि ये पानी को और पतला कर देता है। तो अब आप सोचिए कि पानी जहां पर वो 10 घंटे में लगातार चलाता था किसान, वहां पर अगर वो 2 से 4 घंटा भी अगर कम हो जाता है तो किसान की बहुत बड़ी बचत होती है, प्लस पानी की भी बचत होती है और उस पानी का डबल यूटिलाइजेशन भी होता है हमारे किसानों के लिए, और मिट्टी में लगातार नमी भी बनी रहती है, जिससे हमारी फसल की पैदावार भी बेहतर होती है। साथ ही साथ हमारे किसान भाई एग्रो एक्टिवेटर को अगर यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। हमें करना क्या होगा, सिंपल, हमें 1 किलो यूरिया में 2 ml एग्रो एक्टिवेटर को ऐड करना है। मान लीजिए अगर किसान 50 किलो अपने खेतों में डाल रहा था यूरिया की मात्रा, तो हमें करना क्या है, 15 किलो कम कर लेना है, यानी कि 30% कम करना है, और उस जो बचेगा 35 kg उसमें हमें 70 ml हमें एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है, खेतों में डालना है, और उसको मिक्स करके खेतों में हमें अप्लाई कर देना। अब ये जब मिट्टी में पहुंचेगा तो हमारी मिट्टी में यूरिया का सही तरह से यूटिलाइजेशन करेगा, मतलब मैक्सिमम उसका लाभ हमारा किसान ले पाएगा, और यही यूरिया की मात्रा अगली फसल में 10% और कम हो जाएगी, फिर अगली फसल में 10% और कम हो जाएगी। तो किसान के खेतों में केमिकल की मात्रा, यानी कि यूरिया, डीएपी जो बहुत अधिक मात्रा में हमारे किसान भाई डाल रहे हैं, उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। तो यहां पर हम अपने इस प्रोडक्ट की सहायता से जो हमारे किसान भाई हैं उनको जैविक खेती की तरफ ले जा सकते हैं, उनकी लागत को कम कर सकते हैं, उनकी जो मिट्टी में बीमारियां हैं, मिट्टी की जो गुणवत्ता कम हो गई है, उस गुणवत्ता को हम बेहतर कर सकते हैं, उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, उसके पीएच मान को बेहतर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो किसान की मिट्टी कमजोर होने की वजह से पैदावार कम हो गई है, हम उसकी फसल को स्वस्थ रख करके उसकी फसल की पैदावार को भी बेहतर कर सकते हैं। तो यहां पर
हमने जाना जैविक खेती के बारे में, और हमने ये भी जाना कि हम अपने किसानों को अपने प्रोडक्ट की सहायता से, आईएमसी के प्रोडक्ट की सहायता से कैसे हम किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक कर सकते हैं और उनको हम लाभ पहुंचा सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो आने वाला फ्यूचर है वो जैविक खेती का है, जैविक खेती का है, फ्यूचर जैविक खेती का है। तो जैविक खेती को अपनाएं और हमारे इस प्रोडक्ट को किसानों तक पहुंचाएं। मैं सभी एसोसिएट और सभी लीडर से यही कहना चाहूंगा कि वो खुद भी अगर खेती करते हैं तो अपने प्रोडक्ट का यूज करें, जैविक खेती को अपनाएं, और साथ ही साथ जो किसान भाई हैं उनको भी जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड एमसी।